करते हैं मार्केट्स की, जहां पर आज फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर गैप अप शुरुआत हुई और वो अभी भी होल्ड कर रहा है 17,701। ये दिन का निचला स्तर भले आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हरा निशान है। आधा % के आसपास की बढ़त बाकी रह गई है। दिन का ऊपरी स्तर जो था वो इंडेक्स फ्रंट पर आपको दिखाई पड़ेगा 17,792। वहां से इंडेक्स ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई, 100 अंकों के आसपास वहां से नीचे आ चुके हैं, लेकिन 17,692 के जोन्स में निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में बिकवाली हायर लेवल से जरूर है, लेकिन निफ्टी बैंक एक अच्छी तेजी में 500 अंकों का उछाल यहां पर भी। कुछ देर पहले 40,100 का हाई निफ्टी बैंक ने बनाया था, अब 39,980 के आसपास आ चुका है। ऑब्वियसली बात है, एक वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा उतार चढ़ाव भी यहां देखने को मिलेगा, स्पेशली सेकंड हाफ में। और मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर नजर डाली, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में आज अभी भी जो तेजी का रुझान है वो कंटिन्यूसली प्रिवेल कर रहा है, लेकिन जो तेजी है वो उतनी नहीं रही जितनी फर्स्ट हाफ में थी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हायर लेवल से ईज आउट होकर बंद होते हुए कामकाज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स इनको बिल्कुल फ्लैट हो चुका है अब 31,881 के जोन्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 56 अंकों की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन में सुबह 600 शेयर डिक्लाइन में थे और 2200 शेयर तेजी में थे, अब करीब 1050 शेयर डिक्लाइन में है और 1700 शेयर तेजी में है। तो तेजी की इंटेंसिटी कम होते हुए आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर अभी पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी आज के पूरे दिन में, क्योंकि क्यूज बेहतर थे। क्यूज के साथ शुरुआत बाजार की अच्छी हुई और उन क्यूज के बाद थोड़ा सा ऊपरी स्तर से मार्केट हल्का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाई लेवल से थोड़ा ईज आउट हुआ है। इसके अलावा निफ्टी 17,750 के करीब तक गया। निफ्टी बैंक ने 40,100 के लेवल्स को पार किया, लेकिन उसके बाद थोड़ी बिकवाली हाई लेवल से आई। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स में आधा % के आसपास की बढ़त थी, वो भी अब कुछ हद तक फ्लैट हो चुका है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां, फाइनेंस, IT, सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक बढ़िया रफ्तार आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। लगातार दूसरा दिन है जबकि सीमेंट में खरीदारी है। मेटल और रियल एस्टेट शेयरों में आज कमजोरी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,750 ये आज इंट्राडे में तो एटलीस्ट ब्रीच हुआ, हालांकि अभी भी 17,650 के ऊपर हम कामकाज कर रहे हैं। 17,700 के इर्द गिर्द ही बाजार है, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून। उसका रीजन ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जन। निफ्टी अच्छी जगह पे खुला, उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं, स्लो स्क्रीपिंग डाउन। बैंक निफ्टी में खुला गैप में, वो ऊपर जा रहा है, तो दोनों में ये तालमेल नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ, इंट्राडे में करना है कर लीजिए, लेकिन वैसे में मुझे स्ट्रक्चरली ठीक नहीं लगता। पिछले दिनों हमको लग रहा था बैंक निफ्टी अच्छी है, निफ्टी अच्छा नहीं है। आज निफ्टी अच्छा है, बैंक निफ्टी भी अच्छा है, लेकिन निफ्टी एक गिरावट आ रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों में जब तक क्लैरिटी नहीं मिलता तब तक नहीं करना चाहिए, इग्नोर। अच्छा गाबा से कोई इंडिविजुअल स्टॉक जहां पर आपकी नजर हो? कल आपने BHEL का जिक्र किया था, आज BHEL तेजी में कामकाज कर रहा है, 63-64 रुपए के जोन्स में ही है। और कोई नाम जो आपके जहन में हो? एक तो मैं रिपीट करूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मैंने सुबह बात की थी और मुझे लगता है अब भी इसमें अच्छी तेजी बाकी है। अब 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 137 का। अपमूव मिलेगा, 140 पार कर लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा लगता है। स्ट्रक्चर है पॉजिटिव और इसमें मोमेंटम भी है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर ध्यान देना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 4 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और आज एक अपमूव मिला है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। ट्रेड कर रहा है 430 के आसपास, बिलो 429.80 के आसपास। मुझे लगता है 435 तक जाना चाहिए और भी हायर जोन देखने को मिलेंगे आते दिनों में LIC हाउसिंग फाइनेंस में। स्टॉप लगाना चाहिए 425 का LIC हाउसिंग फाइनेंस। जी, तो 425 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में। 435 के टारगेट्स के लिए आपको ये स्टॉक बताया गया। दूसरा नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, डे हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। गाबा सरमान ने 140 रुपए तक की चाल यहाँ देखने को मिलेगी। 137 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। मोमेंटम शायद कैरी फॉरवर्ड और होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ मिड कैप गेनर्स लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह का रुझान फिलहाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब 5.5% ऊपर है, HPCL करीब 2.5% ऊपर है, ओरेकल फाइनेंशियल करीब 2% ऊपर और यस बैंक 2.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जी एंटरटेनमेंट 2.5% नीचे, एक्साइड 1.25% नीचे, टाटा कॉम 1.5% नीचे,
और टाटा पावर करीब करीब 1.5% की बिकवाली यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज बढ़िया जो मूव मार्केट में दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा बैंक्स में। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि बैंकिंग का टॉप गेनर है, इस पर गाबा सर ने अपनी राय भी दी। बंधन बैंक करीब 2.5% ऊपर, आईडीएफसी बैंक जो है वो करीब 2% ऊपर, और पीएनबी रफली 1.5% की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। सीमेंट में आज जोरदार तेजी है। अंबुजा सीमेंट जो कल का एक आउट परफॉर्मर था, आज थोड़ा सा थम रहा है, लेकिन बाकी सीमेंट कंपनियां देखिए, जेके सीमेंट 4% ऊपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट 4.5% ऊपर, बिरला कॉप करीब करीब 6% की जोरदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक अच्छी तेजी सीमेंट स्पेस से बनी हुई है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट से लीड कर रहा है बीएचईएल 2% ऊपर, बीपीसीएल 3.5% ऊपर, एचपीसीएल 3% ऊपर, और आईआरसीटीसी करीब करीब 1.5% का मूव यहां पर भी है। तो ओएमसीज के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। गाबा सर, सीमेंट में से कोई नाम, क्योंकि एक बढ़िया तेजी मिड कैप सीमेंट में है, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉप, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, ये सभी तेजी में, हिडलबर्ग, कोई नाम? बिरला कॉप में देख लेता हूँ। बिरला कॉप में बिल्कुल तेजी है, 1080 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब वो ऑन है, 1200 की तरफ जा रहा है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1150। एंटायर सीमेंट पैक अच्छा है। आपने जेके सीमेंट की बात की, ये भी स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। जेके सीमेंट आपको मिलना चाहिए, 3000 की तरफ जा रहा है जेके सीमेंट, बिल्कुल 2900 का स्टॉप लगाना चाहिए। तो एंटायर सीमेंट पैक अच्छा ही लगता है, सेफ मार्जिन है, सेफ्टी मार्जिन है। तो बिरला कॉप डे हाई पर कामकाज कर रहा है, यहाँ पर आप और बढ़िया रुझान बनता हुआ देख सकते हैं। अच्छा गाबा सर, ये ओएमसीज में क्या करें? बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सब तेजी में, स्पेशली बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन दोनों में से कुछ? बीपीसीएल तो अच्छा लगता है, अच्छा बेस बना हुआ है बीपीसीएल का, और वहां से एक ब्रेकआउट मिला है 332 के आसपास। तो मुझे लगता है बीपीसीएल में एक तेजी है। यहाँ पर टारगेट 350 के नजर आते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। ट्रेड कर रहा है 337 पर, स्टॉप होगा 330 का। रही बात इंडियन ऑयल की, इसमें इतनी खास नहीं है अपमूव यहाँ पर, लेकिन आई थिंक बीपीसीएल थोड़ा एक बेहतर ट्रेड बनेगा। ओके, तो बीपीसीएल ज्यादा बेटर, वेल पोजीशनड है, आप उसके ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। अगले 6 महीने में ऑटो शेयरों में एक बेहतर रफ्तार देखने को मिल सकती है, ये कहना है केआर चौकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चौकसी का। हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पैसेंजर के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल्स की मांग में भी तेजी देखने को मिली है, और साथ ही ग्रामीण इकोनॉमी में सुधार से टू व्हीलर कंपनियों में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आपको सुनवाते हैं। आई थिंक आप देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर एक तरफ पैसेंजर व्हीकल के अंदर डिमांड अच्छी है, दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल के अंदर डिमांड अच्छी है, और फार्म इक्विपमेंट्स के अंदर अच्छे मॉनसून के बाद डिमांड उभर के आ रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ नाउ द टू व्हीलर्स हैव आल्सो स्टार्टेड आई थिंक पिकिंग अप बिकॉज द रूरल इकोनॉमी हैज स्टार्टेड बाउंसिंग बैक। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑल दीज एरियाज पुट टुगेदर वी आर लाइकली टू सी आई थिंक रिलेटिवली बेटर ट्रैक्शन अगले 6 महीने के अंदर इन दी ऑटो सेगमेंट। और ऑटो के साथ में जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है ऑटोमोबाइल एंसिलरी का और ऑटो फाइनेंस सेगमेंट जो एनबीएफसी एंड बैंक्स आई थिंक आर ऑपरेटिंग। ये सेगमेंट को भी आपको ध्यान में देना है। वहां पे हम समझते हैं कि करीबन 20% के ऊपर का ग्रोथ आ सकता है अगले समय के अंदर। तो ऑटो स्पेस में एक अच्छी डिमांड, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ऑटो स्पेस के तमाम शेयरों में। पहले स्कॉट्स में तेजी, अशोक लेलैंड में उछाल, और साथ साथ एंसिलरीज में जहां पर एलजी बालाग जैसे, गैब्रियल जैसे शेयर जो कि नए हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। गाबा सर, कोई नाम ऑटो एंसिलरी में से लॉन्ग साइड पर? मुझे हमेशा ये ऑटो एंसिलरी से भारत फोर्ज हमेशा अच्छा लगता था मुझे। तो मैं यहाँ चार्ट निकाल लेता हूँ भारत फोर्ज का। यस, यहाँ पर मुझे अब भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें डिप्स मिलती है, खरीदारी का मौका रहेगा। 740 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है भारत फोर्ज में, अब सब अपसाइड मिलना चाहिए। 800 की तरफ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। 800 तक जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आप भारत फोर्ज पर नजर रखें। ऑटो एंसिलरी की वैसे भी जायंट कंपनी है, और डिफेंस में भी कंपनी का बढ़िया कामकाज है, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। ओके, आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। कल आपको यतिन, इनफैक्ट आज सुबह यतिन ने एक खबर आपको बताई थी, वो थी कि इंडिगो के अंदर, इंटरग्लोब एविएशन के अंदर एक ब्लॉक डील हो सकती है, और गंगवाल फैमिली जो है वो अपना स्टेक ऑफलोड कर सकती है। इंडिगो का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, करीब करीब 2.5 से 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर ऑलरेडी देखी जा रही है इस ब्लॉक डील के मद्देनजर। पूरा अपडेट क्या है ये यतिन समझ लेते हैं। तो यतिन, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी खबर पर मोहर लगी एक बार फिर से। क्या अपडेट है पूरा इस पूरी ब्लॉक डील को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। देखिए, जहां तक कि इंडिगो एयरलाइंस का सवाल है, अगर आप देखें 7 महीने पहले राकेश गंगवाल साहब ने इस्तीफा दिया था कंपनी के बोर्ड से,
और ये पब्लिकली उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि अगले 5 सालों में अपना धीरे धीरे करके वो इंडिगो में हिस्सा बेचेंगे। आज जो हमको जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा और जो टर्म शीट बाजार में थी उसके द्वारा कि लगभग 2.8% यानी कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख शेयर गंगवाल साहब की फैमिली ने आज ब्लॉक डील के जरिए बेचे हैं। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली, ये 3 ब्रोकर ये पूरा ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रहे थे। कुल मिला के अगर हम बात करें गंगवाल फैमिली की और ट्रस्ट की तो लगभग 36.5% से थोड़ा ज़्यादा वो इंडिगो में होल्ड करते हैं, जिसमें से 2.8% हिस्सा उन्होंने बेचा है। ऑब्वियसली राहुल भाटिया जो दूसरे को फाउंडर हैं इंडिगो के, वो बने रहेंगे मैनेजमेंट पोजीशन में और वो भी लगभग 37.8% हिस्सा होल्ड करते हैं। तो क्लियरली आज जो सौदा हुआ है इंडिगो में लगभग 2000 करोड़ रुपए का, कहा यह जा रहा है कि गंगवाल फैमिली ने यहाँ अपना हिस्सा बेचा है और धीरे धीरे करके अगले 5 सालों में वो अपना हिस्सा इंडिगो एयरलाइंस में कम करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस में कुछ और हिस्सेदारी कम हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन आजकल एक जो अपडेट है वो आपके सामने यतिन आपको बताते हुए, तो इसलिए इंडिगो में अगर आपको गिरावट दिख रही है तो उसकी आज एक वजह ये दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। 42 रुपये नीचे इंडिगो का स्टॉक कामकाज कर रहा है। अच्छा, इसी तरह का एक और आपको प्रेशर दिखाई पड़ेगा आज BEML के स्टॉक के अंदर भी। BEML का स्टॉक ऑन अ फेस ऑफ इट आपको 15 से 16 रुपये नीचे दिखाई पड़ 16% नीचे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ये है कि BEML और BEML लैंड होल्डिंग, ये 2 कंपनियां का 1:1 का एक रेशियो डिसाइडेड है। उस रेशियो का डीमर्जर जो है वो आज X हुआ है। वो डीमर्जर के शेयर्स आपको X होने के बाद आज ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1537 रुपया के आसपास ही दाम है। सुबह 1480 के आसपास के लोज पे इसकी शुरुआत हुई थी। कल की क्लोजिंग अगर आप BEML की देखेंगे तो 1800 साढ़े 1800 रुपये के आसपास थी, यानी 300-350 रुपये के आसपास की वैल्यू BEML लैंड होल्डिंग की बाजार ने दी है। क्या है वो लैंड होल्डिंग, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। कंपनी के पास करीब 3500 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, जिसमें से 2700 एकड़ जो है जो उन्होंने नॉन ऑपरेशनल लैंड के तौर पर रखी हुई है, और वो नॉन ऑपरेशनल लैंड को उन्होंने एक अलग सी यूनिट के अंदर डीमर्ज कर दिया है। ये वैल्यू इसकी इवेल्युएट नहीं हो पाई ठीक से, तो ये इस आंकड़े को आप हटा लीजिए। लेकिन अगर आप बाकी नंबर्स को देखेंगे तो उसके लिहाज से आपको लैंड के छोटे छोटे पार्सल्स किस तरह के हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। बेंगलुरु में कंपनी का नॉन ऑपरेशनल लैंड है। इसके अलावा ये बेंगलुरु में करीब 205 एकड़ की ज़मीन है, मैसूर में 530 एकड़ की ज़मीन है, KGF में कोलार गोल्ड फील्ड में 2400 एकड़ की ज़मीन है, पलक्कड़ में करीब 375 एकड़ की ज़मीन है। तो ये BEML की लैंड पार्सल का ब्रेकअप है, और वो ब्रेकअप के हिसाब से इसकी जो वैल्यू बैठती है वो 350 रुपये बाजार नेटली साकी है, जिसकी वजह से आपको आज ये डीमर्ज फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। गावा सर, BEML कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? देख लेता हूँ BEML का। मेरे ख्याल से आज गैप डाउन खुला हुआ है, आज चार्ट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो मेरे ख्याल से अवॉइड कर ले तो अच्छा है। अगर किसी को खरीदना है तो 1500 का स्टॉप लगाना जरूरी है, फिर देखिए 1680 जाता है क्या नहीं आता, लेकिन 1500 का स्टॉप लगाना जरूरी है। चलिए, तो अभी तो आपके लिए राय है कि अभी तो अवॉइड ही करिए, जब तक इसमें एडजस्टमेंट्स पूरे हो जाएं या क्लियरली आपको ये बात समझ में आ जाए किस तरह का रुख बन रहा है, उसके बाद आप इसको कॉल ली। सो फार इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में, जहां पे मनी कंट्रोल फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर लेकर आया है। और इस ऑफर के तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या फिर यूं कहें कि ऑलमोस्ट फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपये की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे 1500 रुपये के आकर्षक वाउचर। एप्पल ने अपने आईफोन 14 सीरीज से पर्दा अपने फार आउट इवेंट में हटा ही दिया है। फाइनली 4 नए आईफोन्स इनफैक्ट कंपनी ने इस इवेंट के दौरान लॉन्च किए हैं। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये सारे डिवाइसेस इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 14 और 14 प्लस के बारे में। कई सारे कलर ऑप्शंस वगैरह आपको इस डिवाइस के साथ मिलेंगे। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूएस मार्केट में इनफैक्ट कंपनी ने ई सिम को पुश करते हुए एक्चुअल फिजिकल सिम का ट्रे हटा ही दिया है इन डिवाइसेस में से। अभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आईफोन 14 में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। आईफोन 14 प्लस में पहली बार एक प्लस वेरिएंट इनफैक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस करी है 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ। बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। कंपनी कह रही है कैमरा में थोड़ा अपग्रेड हुआ है, खासकर लो लाइट फोटोग्राफी में, लेकिन हाँ, इस डिवाइस को पिछले साल का ही A15 बायोनिक चिपसेट विद 5 कोर GPU पावर करता है। नाउ मूविंग ऑन
टू द प्रो डिवाइसेस। इन दोनों डिवाइसेस को, प्रो और प्रो मैक्स को पावर करेगा A16 बायोनिक चिपसेट। साथ ही एक डायनामिक आइलैंड इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, जैसे ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह काम करता है। कई सारे नोटिफिकेशन, एक्टिविटीज, टाइम वगैरह विजिट्स आप लॉक स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डायनामिक आइलैंड। इसी के साथ साथ पहली बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी एप्पल प्रो सीरीज। कीमतें इन डिवाइसेस की इनफैक्ट शुरू होती है 14 की 79,900 रुपीज से, और आईफोन 14 प्रो आप खरीद सकते हैं 1,29,900 रुपीज से। नाउ मूविंग ऑन, एप्पल एयरपॉड्स प्रो के बारे में बात करते हैं। तो एयरपॉड्स प्रो 2022 में एक्सपेक्टेड थे, कंपनी ने इस इवेंट के दौरान लॉन्च किए। 26,900 रुपए से आप इन डिवाइसेस को इंडिया मार्केट में खरीद सकते हैं। कई सारे एनहांस्ड ऑडियो ऑप्शन, इमर्सिव स्पेशल ऑडियो, साथ ही अपग्रेडेड ट्रांसपेरेंसी फीचर, अपग्रेडेड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ये फीचर्स आपको नए एप्पल एयरपॉड्स प्रो में मिलेंगे। फाइनली मूविंग ऑन टू द वॉचेस, 3 नए वॉचेस इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। एप्पल अल्ट्रा, एप्पल वॉच सीरीज 8 और एप्पल वॉच SE। अल्ट्रा खासकर एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बनाया गया है। बढ़िया बैटरी लाइफ, 36 आवर्स ऑन नॉर्मल यूज, 60 आवर्स ऑन अ लो पावर मोड, ये घड़ी पे आपको मिलेगा विद एडवांस्ड एक्टिविटी फीचर्स टू ट्रैक योर आउटडोर एक्टिविटीज। एप्पल वॉच सीरीज 8 और वॉच SE में रेगुलर हेल्थ फीचर्स के साथ साथ आपको एडिशनली क्रैश डिटेक्शन फीचर मिलेगा, जो कार क्रैश के वक्त खासकर इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकता है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रोमिंग का भी ऑप्शन इन वॉचेस पर मौजूद है। तो एप्पल का एक बड़ा इवेंट, और उस इवेंट के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो कि एप्पल ने लॉन्च किए, शिवानी आपको उसकी पूरी डिटेल दे रही थी। लौटते हैं मार्केट्स पे भी, और उससे पहले एक बारी जो तमाम खिलाड़ियों का अब तक का कॉल है, खिलाड़ी नंबर 1 में वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस किस तरह के कॉल्स अब तक लिए गए हैं। आशीष कयाल ने वी गार्ड इंडस्ट्रीज में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। 255 रुपए का टारगेट था, 245 पे प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। इसके अलावा आशीष ने ही अपनी और मल्टीपल कॉल्स के अंदर भी प्रॉफिट्स बुक किए हैं। इसमें फिनोलिक्स केबल 515 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, 455 का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए। और उसके अलावा अल्काइल अमाइन करीब 3370 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की राय थी, 2970 का स्टॉप लॉस, यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लिया। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये कॉल थी समित चौहान की, 560 रुपए का टारगेट था, 474 का स्टॉप लॉस, यहां पर भी वो अपने प्रॉफिट्स को 521.22 पर बुक कर चुके हैं। और समित की तरफ से IOB एक और ऐसा नाम था जहां पे वो खरीदारी की राय दे रहे थे, उन्होंने 21 रुपए 80 पैसे के टारगेट्स के लिए यहां पर खरीदारी कर चलने की राय अभी दी हुई है। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 22.5 पौने 23% के रिटर्न के साथ रूपक लीड कर रहे हैं। समित और आशीष दोनों का 8.5% का रिटर्न है। ऑन रिटर्न्स के साथ वो फिलहाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक दिन और बाकी है और आज का सत्र भी अभी आधा बाकी है, तो किस तरह से रिटर्न्स पैन आउट करते हैं इस पर वही नजर रहेगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे KYC में, और KYC में आज बहुचर्चित स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी। जगन्नाथन चक्रवर्ती साहब मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। ब्रेक के उस पार।